हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट ऑडिट चैप्टर नंबर 9 की एक और क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगर आपको चैप्टर नंबर 9 याद है थोड़ा बहुत, अगर आप भूले नहीं हो सैटरडे संडे वाली छुट्टी में, तो आपको बता दूं कि एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। गवर्नमेंट ऑडिट बच्चों उसमें चल रहा था। गवर्नमेंट में हमने एक्सपेंडिचर ऑडिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। राइट, हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं? एक तो स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, एक बचा बच्चों ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, और एक बचा ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, एंड देन रूल ऑफ सीएजी। इन चारों टॉपिक्स को आज हम बाद में कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। राइट, और जो चार टॉपिक बच गए आज ही क्लास में उसको अभी ही कवर कर लेंगे। डोंट वरी एट ऑल। लोकल बॉडी बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। लोकल बॉडी होती क्या है पहले बेस समझ लो। म्युनिसिपैलिटी, आपके घर के आसपास जरूर जो है वो म्युनिसिपैलिटी का नाम आपने सुना होगा। उसके इलेक्शन भी होते हैं, काउंसिल के इलेक्शन जैसे बोला जाता है। हम लोग उनका ऑडिट कैसे करेंगे इस पे चर्चा हो रही है। राइट, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। देखने में ऐसा लगता है देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई क्या ही होगा इस टॉपिक के अंदर, बट जब इसे करने बैठेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करके आप लोग जो है काम चला सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। तैयार है आप लोग? बोलिए हाँ के ना। तो सबसे पहले बच्चों ये लोग क्या देते हैं? सबसे पहले ये आपको छोटा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करते हैं कि लोकल बॉडी होती क्या है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोकल बॉडी में बात किसकी करना चाहते हैं बच्चों? म्युनिसिपैलिटी की। पहले मैं सारे कीवर्ड्स मार्क कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि कीवर्ड्स मार्क कर लो, तो आप मार्क कर लेना। ठीक है, बोलो हाँ कहना। पहले सिर्फ सुनना। म्युनिसिपैलिटी है क्या बच्चों? म्युनिसिपैलिटी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है एक अर्बन एरिया में। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, मोदी जी तो आपके जो बिल्कुल एकदम घरेलू इश्यूज हैं उन्हें ठीक करने नहीं आ सकते ना, कि पानी नहीं जा रहा जी, हमारी सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, तो उसके लिए तो आप नहीं बोलोगे ना मोदी जी आओ और जरा इसको ठीक करो। तो इसके लिए इंडिया में एक सिस्टम बना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। आपके एरिया में से एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है और वो आपके वहां का काउंसलर बन जाता है कि लो भाई लो, मैं आपकी एरिया की लोकल प्रॉब्लम संभालने वाला हूँ। राइट, तो इसको आप बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया। ओके, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल जो कीवर्ड्स मैं मार्क कर रहा हूं उन्हीं कीवर्ड्स को मार्क करेगा। अभी नहीं, पहले मुझे एक बार पूरा भूमिका बांधने दीजिए कीवर्ड्स के आसपास। डन? बोल दो हाँ कहना। अच्छा, फिर कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कहते हैं जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी। मेरे साथ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी। अब वो लोकेलिटी एक विलेज के टाउन में हो सकती, एक विलेज के फॉर्म में हो सकती है, एक टाउन के फॉर्म में हो सकती है, सिटी के फॉर्म में हो सकती है, या किसी और फॉर्म में हो सकती है। देखिए कीवर्ड्स कैसे बन रहे हैं। व्हाट इज अ म्युनिसिपैलिटी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसका बच्चों? एक विलेज का, एक टाउन का, एक सिटी का, बस इतना। और अदर स्पेसिफाइड एरिया, और अदर स्पेसिफाइड एरिया। इस लोकल सेल्फ बॉडी में होंगे कौन? इस लोकल सेल्फ बॉडी में होंगे लोकल इनहेबिटेंट्स। याद रखिए बच्चों, भाई मेरी लोकेलिटी के लोग ही तो होंगे जो मेरी लोकेलिटी की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते होंगे। बोलिए हाँ कहना। राइट, तो इसमें होंगे लोकल इनहेबिटेंट्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इनके पास ऑटोनॉमी होती है। व्हाट इज ऑटोनॉमी? जरा ध्यान से सुने। आवाज ठीक आ रही है ना बच्चों? नहीं थोड़ी ऐसे मुझे अजीब, मुझे नहीं सुनाई दे पा रही ढंग से। हाँ जी, इनके पास क्या होती है? ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब आजादी होती है। ये अपने काम खुद करते हैं, इनको अलग से फंडिंग मिलती है, ये अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स खुद से डिसाइड करते हैं। राइट, तो नेक्स्ट कीवर्ड हमारे पास क्या है? दे पोजेस फेयरली लार्ज ऑटोनॉमी। मैं हट जाता हूं। दे पोजेस फेयरली लार्ज व्हाट? ऑटोनॉमी। ओके, इनका रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्सेशन से। आपने देखा हाउस टैक्स, आपने म्युनिसिपल टैक्स तो जरूर सुना होगा बेटा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। राइट, तो इनको टैक्सेशन से मेजर रेवेन्यू आता है। राइट, और ये अपनी इनकम कहां पे लगाते हैं? ये एंड स्पेंडिंग इट्स इनकम ऑन सर्विसेज व्हिच आर रिगार्डेड एज लोकल लैंड, देयरफॉर डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो ये अपनी इनकम, ये अपनी पैसा जो है वो कहां पे लगा देते हैं? ये अपना पैसा जो है वो लगा देते हैं आपकी लोकल सर्विसेज के ऊपर। बस इतना सा आप लोगों ने याद रखना है। हाँ जी, ये अपना पैसा कहां पे लगा देते हैं? कम ऑन टेल में, जल्दी बता दीजिए। लोकल सर्विसेज के ऊपर लगा देते हैं। इतना पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। कि आप लोग याद रख पाएंगे? बोलिए हाँ कहना। अब बच्चों कीवर्ड्स आप मार्क करो और इसको हम याद कर लेंगे। फिर जल्दी से कीवर्ड्स मार्क करो, फास्ट फास्ट, कम ऑन। जल्दी से कीवर्ड्स मार्क करो, फिर मैं आपको याद कराता हूं। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। जब कर ले तो बता दीजिएगा, फिर हम इसको एक बार बोलना शुरू करेंगे। सब पेज में बता दो भाई। 9.7 है भाई मेरी बुक का।
डन। आइए आइए बच्चों, तो सबसे पहले आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि भाई लोकल बॉडी का बैकग्राउंड दे दो। आप क्या बोलोगे? लोकल बॉडी का एक एग्जांपल क्या दोगे? म्युनिसिपैलिटी, राइट। तो म्युनिसिपैलिटी क्या आप बोलोगे कि क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है एक पर्टिकुलर एरिया का। वो एरिया विलेज की फॉर्म में हो सकता है, टाउन की फॉर्म में हो सकता है, सिटी की फॉर्म में हो सकता है, और एनी अदर स्पेसिफाइड एरिया। डन। इनका मेजर रेवेन्यू कहां से आता है? चैट में लिख के बताओ बेटा। इनका मेजर रेवेन्यू कहां से आता है? चैट में लिख के बताओ जल्दी से। टैक्सेशन से आता है। इनके खर्चे कहां होते हैं? लोकल सर्विसेज पे होते हैं। अब ये लोकल सर्विसेज क्या हो सकती है? लोकल सर्विसेज बोले तो बच्चों पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक वर्क। आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। हाँ जी, इनकी लोकल सर्विसेज का एग्जांपल बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि इनके खर्चे कहां पे होते हैं? सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज लोकल, तो आप बोल सकते हो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी। एंड अगर आप देखें तो बच्चों एमसीडी के, जैसे मैं म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूं, इनके प्राइमरी स्कूल्स वगैरह भी होते हैं। म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स वगैरह भी होते हैं। तो एजुकेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, वाटर सप्लाई, रोड एटसेट्रा। तो इनकी लोकल सर्विसेज पे जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। आइए, क्या बच्चों आपको बैकग्राउंड लिखने को कोई बोले तो आप लिख सकते हो सिर्फ कीवर्ड्स के माध्यम से। म्युनिसिपैलिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, okay, administration of a local area, maybe in the form of town, city or any other area, right? But area वो हमेशा कैसा होने वाला है? smaller than a state, क्योंकि बेटा स्टेट की बात आती है, स्टेट की बात आती है तो क्या बन जाएगा? फिर तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, राइट? कौन होते हैं इसके अंदर? कौन होते हैं इसके अंदर? लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं, लार्ज ऑटोनॉमी होती है, पैसा टैक्सेशन से कमाते हैं, लोकल सर्विसेज पे लगाते हैं, दैट्स इट। क्या बैकग्राउंड जाता है माइंड में? जल्दी बोलिए हाँ कहना। पक्का लिख लोगे? अब इसके बाद बच्चों एक मिसलेनियस सा टॉपिक है कि भाई कितने तरह की जो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो सकती है। जरा देखिए, म्युनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर 5 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज। कितने तरह की अथॉरिटीज हो सकती है? ये सिर्फ याद कर लेना, डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी एंड कंटेनमेंट कमेटी। ये डिफरेंट नाम दे रखे हैं कि भाई कितने तरह की जो है लोकल अथॉरिटीज आप लोग बना सकते हैं। जैसे आप किसी बड़ी जगह पे जाएंगे तो वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगी, राइट। फिर उससे छोटी जगह म्युनिसिपल काउंसिल मिलेगी। तो ये बस नाम आपको याद रखते हैं और कुछ नहीं, और बहुत आसान है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी और कंटेनमेंट कमेटीज। बैकग्राउंड में सिर्फ इतना ही, आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल भी छुड़वाना नहीं चाहता था बच्चों, इसलिए मैंने आराम से प्यार से आपको याद करवाने की कोशिश की है कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई लोकल गवर्नमेंट का बैकग्राउंड दो, म्युनिसिपैलिटी का बैकग्राउंड दो, तो म्युनिसिपैलिटी इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया विच इज स्मॉलर देन द स्टेट, मे बी अ सिटी, टाउन, विलेज एक्सेट्रा, राइट। अच्छा जी, लार्ज ऑटोनॉमी होती है इनके पास, टैक्सेशन से पैसा आता है, लोकल सर्विसेज पे खर्च करते हैं। अथॉरिटीज कितने तरह की हो सकती है? 5 तरह की अथॉरिटी हो सकती है। कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी और कंटेनमेंट कमेटी। लीजिए बच्चों, दैट्स इट, ओके। आइए अब बच्चों मेन क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे 3 से 4 नंबर का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। मेरे हिसाब से जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप 1-2 लाइनें यहां से भी लिख के आ सकते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना भूमिका बनाने के लिए, ओके। और ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हमारा पुराना ऑब्जेक्टिव है। हम लोग ऑडिट कर ही क्यों रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और कंटेंट को लेकर तो कर रहे थे। तो पहला हो गया फेयरनेस ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगेन वेरी इजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। याद करो बच्चों, क्या एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे डेफिशिएंसीज वगैरह बता सकता है? आंसर इज यस। और मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट ऑडिट के केस में तो स्पेसिफिकली में बोला गया था कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस पे आपने जो है वो ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देनी है। कम ऑन। तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड आपके आ गए हमारे पास क्या? फाइनेंशियल कंट्रोल के सिस्टम्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस, और तीसरा एडहेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई लॉ और रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? लोकल बॉडीज लॉ और रेगुलेशन से कंप्लाई करती है कि नहीं? लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, बस खत्म आंसर। चौथा, वैल्यू इज बीइंग फुली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंट। बच्चों इसको याद करो, हमने परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ा था, कि नहीं पढ़ा था? परफॉर्मेंस ऑडिट, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। तो वो परफॉर्मेंस ऑडिट करके हम क्या देख रहे थे कि वैल्यू मिली है कि नहीं मिली है जो हमने पैसा स्पेंड किया है। याद है वो फ्लाईओवर बना दिया था, तो फ्लाईओवर से वैल्यू मिली है या नहीं मिली है? वैल्यू फॉर मनी है
या नहीं है। और आखिरी बात, प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। तो 5 ऑब्जेक्टिव बिना देखे बच्चों याद कर जाएंगे। देखते हैं पहली रीडिंग में कितने याद होते हैं। पहला था फाइनेंशियल सिस्टम के हमें कंटेंट देखना, हमें प्रेजेंटेशन देखनी है। फिर हमें जो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम था उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। डन। 2 बातें तो हमारी इसी से रिलेटेड हो गई। अच्छा, तीसरी बात बच्चों हमारे पास क्या रही थी? तीसरी बात जो है, चलो मुझे भी याद नहीं आ रही। चौथी बात पे आता हूँ बच्चों, चौथी बात पे आता हूँ। चौथी बात थी वैल्यू फॉर मनी और 5वीं बात थी फ्रॉड एंड एरर। अब तीसरी बात को भी याद कर लेता हूँ बच्चों, वो कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी कि भाई लॉ और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं। एक रीडिंग के बाद आपको पता है क्यों याद हो रहा है? अगर आपको गवर्नमेंट ऑडिट का बेस पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। 5 ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर आपको अच्छे से याद करवाता हूं। ये पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले कीवर्ड्स पकड़ लेते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम का जो कंट्रोल था, राइट। तीसरा लॉ रेगुलेशन। चौथा वैल्यू फॉर मनी। और 5वां हमारे पास क्या आ गया? वेरी सिंपल बच्चों, एरर्स, फ्रॉड एटसेट्रा। डन। अब इनको हम लोग याद करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ मेरे साथ, आज बच्चों मेरे साथ, मैं हट जाता हूं। अब देखो मेरे साथ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर 1 हमने रिपोर्ट करना है किस पे? फेयरनेस एंड कंटेंट एंड फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात, अब और वर्ड ऐड कर लेते हैं, कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। बच्चों किसी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है, किसी पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो बिंदास। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, इतना ऑडिट पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। देन तीसरा आता है हमारे पास अधेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, आपने लॉ रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो किया या नहीं किया। और चौथा वैल्यू फुली रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है मनी स्पेंड पे। और 5वां प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कभी भी एरर, फ्रॉड और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज तो पकड़ना नहीं होता था। हाँ बेटा, वो नहीं होता था, लेकिन हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं इस समय? गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हैं, लोकल बॉडी का ऑडिट कर रहे हैं। वहां पे तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन जनरल आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब लोकल बॉडी का ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं, तो डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं कि भाई एरर, फ्रॉड और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो रहे। आइए लास्ट लाइन एक बार रीड करते हैं। काइंड ऑफ ऑडिट फोकस अपॉन असेसमेंट वेदर अर्बन इंस्टीट्यूशंस आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेम बात, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, समटाइम्स नोन एज 3 E's। आइए, किस किस बच्चे को ये याद हो गए हैं? याद हो गए मुझे बता दो प्लीज। याद ही हो गए ये 5 पॉइंट? मुझे तो हो गए भाई, आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखना था? हमने देखना था कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर था सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल की स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर आता था बच्चों अधेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। अधेरेंस मतलब क्या होता है? कंप्लाइंस। अधेरेंस का मतलब आप कंप्लाइंस मान के चल सकते हैं। देन उसके बाद था कि वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है कि भाई प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एरर एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। डन, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का अभी आपने कवर किया है। और याद रखें बच्चों, जैसे पैसा कंपाउंड होता है वैसे नॉलेज कंपाउंड होती है। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये टॉपिक पढ़ाता और गवर्नमेंट ऑडिट का आपका ओवरव्यू नहीं होता, आप एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस में अटक जाते, वैल्यू फॉर मनी में अटक जाते। हेलो 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 हेलो, राइट। तो प्लीज हमेशा जब भी जिस ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है उसी ऑर्डर में जो है वो आप लोग पढ़ते जाए। यस, हिमांशु ने बिल्कुल सही बोला है, ऑडिट एविडेंस ऑल्सो कंपाउंड्स, बिल्कुल सही। आइए जी, अब बच्चों आपको एक टॉपिक दिखाता हूं, ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस द ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते उनके लिए बच्चों इसमें 0 आने पक्का है। और अगर आपने पुराना गवर्नमेंट ऑडिट भी पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने पुराना गवर्नमेंट ऑडिट भी पढ़ा हुआ है, आपके से फुल मार्क्स आएंगे, दिखाऊंगा कैसे। सिर्फ पहली बात अलग है, बाकी सब सेम है। इधर देखिए, पहली बात भी कोई अलग नहीं है। क्या बताओ बच्चों, हम कभी भी हमारा अपॉइंटमेंट होता है, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ऑडिटर को हमेशा चेक करना चाहिए कि मेरा अपॉइंटमेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर मेरा कंपनी अपॉइंटमेंट कर रही है तो मैं देखूंगा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए। याद करो, पार्टनरशिप में भी हम लोग देखते थे कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है तो भाई पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। कम ऑन, यस और नो बोल दो, यस और नो, जल्दी बोलो। सेम बात बच्चों आप यहां पे देखना चाहोगे कि भाई मैं अगर लोकल बॉडी का ऑडिटर बन रहा हूं तो मेरा अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। मैं चेक करना चाहूंगा मेरा अपॉइंटमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है। अब वो चेक कैसे करूंगा? सिर्फ भूमिका बना रखी है इन्होंने। कहते हैं जी जनरली स्पीकिंग कौन है जो ऑडिटर अपॉइंट करता है आपके लोकल बॉडी का? तो लोकल फंड ऑडिट विंग, इस वर्ड को आपको याद रखना है। लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये होते हैं जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। एक बात
दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, अगर बड़ी कॉर्पोरेशंस होती है जैसे कि दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा, तो इनके पास अपनी पावर होती है क्या अपॉइंट करने की? ऑडिटर को अपॉइंट करने की। कम ऑन, इनके पास अपनी पावर होती है क्या अपॉइंट करने की? ऑडिटर को अपॉइंट करने की। अल्टीमेट बात यह है कि ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। बताइए, क्या इस लाइन को आप लोग लिख पाएंगे बच्चों? बस एक नया फ्रेज मैंने आपको दिया, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जनरली अपॉइंट करता है। एक बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में जैसे कि दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा, दे हैव ओन पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पॉइंट पे वो आपको बोलना चाहते थे, ऑडिटर ऑडिटर प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर अपॉइंटमेंट, वेदर योर अपॉइंटमेंट इज वैलिड और नॉट। पॉइंट तो ये था। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अब बच्चों जरा सेकंड पॉइंट पढ़ना, एक बार की प्लीज सेकंड पॉइंट पढ़ना प्लीज, एक बार सेकंड पॉइंट पढ़ना। सर 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 ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या था? आओ ना रिवाइज कर लेते। रिवाइज करने का मौका तो जिंदगी में कभी जाने नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चों आपका फेवरेट सॉन्ग जब चल रहा होता है आप भी साथ में गुनगुना लेते हो ना, हाँ हाँ ये वाला पैराग्राफ तो मेरा फेवरेट है, ये तो साथ में गाऊंगा। ऐसी बच्चों रिवाइज करने का मौका कभी गंवाना ही नहीं चाहिए। क्या था बच्चों हमारे पास? प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। दूसरी बात क्या थी? फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल। तीसरी बात क्या थी? लॉ एंड रेगुलेशन से अधेरेंस, अधेरेंस टू लॉ एंड रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट क्या था? वैल्यू फॉर मनी। पांचवा पॉइंट क्या था? डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। भारत माता की जय। अब बच्चों मजे की बात, जरा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये पॉइंट भी पढ़ के देखना जरा, ये पॉइंट भी पढ़ के देखना जरा। सर क्या बात कर रहे हो आप? प्लीज एक बार रीड करके देखें। वेरी गुड राधिका, बहुत बढ़िया आयुषी। बस अब रीडिंग कर लो जल्दी से। मैं हट गया, करो रीडिंग। याद आ रही है बातें? भाई पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर ऑडिट में लिखा हुआ। एक्सपेंडिचर ऑडिट में क्या था? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, कम ऑन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शंस, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। बता दीजिए। आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि भाई ये क्या है। अब वैसे तो समझ आना चाहिए, अगर आपने ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट में एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ा है मेरे साथ तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है। अब बताइए बच्चों, ये टॉपिक में कोई जान बची है? सिर्फ एक बात याद रखना है, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द ऑडिटर। इन केस ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? दे हैव देयर ओन पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर। ऑडिटर हैज टू चेक ऑथेंटिसिटी। बस सेकंड वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद तो भाई सब एक्सपेंडिचर ऑडिट के सारे पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहले क्या देखना है कि भाई जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ है, यानी चुपचाप ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर हुआ है। अच्छा जी, he should ensure that sanction either special or general accorded by the competent authority, audit against sanction। अच्छा जी, he should ensure that the provision of funds and the expenditure is incurred from the provision and the same has been authorized by the competent authority, audit against provision। अच्छा जी, एंड फिर उसके बाद स्कीम, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिकली एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो मैं बोल दूंगा सर परफॉर्मेंस ऑडिट। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर लू ना कि बेटा लास्ट वाले 4 पॉइंट आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप एक्सपेंडिचर ऑडिट के पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। बोलो हाँ क्या ना। अब 2 मिनट के लिए बैठ के सोचो, ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना बनता ही नहीं है। यही तो टॉपिक है जहां बच्चों एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा आता है। लेकिन कब? जब वो आपने कम वाला एफर्ट कर रखा हो भाई गवर्नमेंट ऑडिट में। इजी। आइए आगे चलते बच्चों। हमारे पास अभी देखिए हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बैकग्राउंड हमारा डन है जी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे डन है बिल्कुल, और उसके बाद हमारा ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी डन है। अब तो और एकदम प्यारे प्यारे टॉपिक, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडी। समझ नहीं आता मैं इसमें आपको क्या बताऊं भाई, इतने आसान टॉपिक है। इधर देखो, कहते हैं जी कोई लोकल बॉडी है तो उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये 3 मेन फीचर है, बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब बजटरी प्रोसीजर में आपको क्या बताएंगे कि बजट्स क्यों बनाने चाहिए? बजट्स बनाने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज जवाबदेही। भाई बजट बनाओगे तो आइडिया रहेगा ना कि कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना किया। अगर बजट ही नहीं होगा तो अनलिमिटेड खर्चा कर दो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है।
राइट। पहले तो देखो टॉपिक समझो क्या बोल रहे हैं। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, 3 फीचर्स बता दो, बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम। बजटरी कंट्रोल में आपको बोल रहे हैं कि बजट बनाने जरूरी है। क्यों बजट बनाने जरूरी है? ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रहे, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रहे। हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रहे, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रहे। और फिर वही रायते वाली बातें, फंड्स आर रेज्ड एंड मनीज आर स्पेंट बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द सैंक्शन एंड द ऑथराइजेशन। 3 बातें लिख दी इन्होंने इसके अंदर। एक लाइन में 3 बातें बोल दी कि भाई साहब आपका खर्चा जो है इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो, विद इन द लिमिट्स हो और प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड हो। डन। सोच के देखिए बच्चों कितना मजा आया। हम पढ़ रहे हैं कि भाई फीचर्स बताओ। फीचर्स में पहला कौन सा? बजटरी प्रोसीजर। बजट्स क्यों चाहिए? बजट्स क्यों चाहिए? अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चा एज पर दी रूल्स हो, खर्चा विद इन द लिमिट्स हो, खर्चा ऑथराइज हो। खत्म। इजी, आसान लग रहा है पढ़ने में? बोलिए, लिख पाएंगे पक्का? आ जाओ जी। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए और ये इंश्योर करने के लिए फंड्स रेज करे हैं, पैसा स्पेंड करा है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द लिमिट्स एंड सैंक्शन बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ये और बच्चों जबरदस्ती का टॉपिक है। इधर देखिए, कुछ भी नहीं बताएंगे इसमें, आपको सिर्फ बातें करके चले जाएंगे। आपको ये बात पता है कि भाई स्टेट और सेंटर लेवल पे लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है? नहीं पता है तो मैं काम करता हूं, किचन में जाओ, तवा उठाओ, उसको घुमाओ, उस पे ऐसे हाथ मलो, गालों पे लगा लो। नलायको, तुमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है और तुम्हें पक्की बात है टैक्स जिससे भी पढ़ते होंगे वो व्यक्ति तुम्हें जरूर बताता होगा कि भाई साहब देयर इज एन आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कम ऑन। फिर आपको पता चलता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जुडिशरी। तो पहली लाइन पढ़ के बच्चा पता क्या होता है? जो बच्चा नॉलेज अपनी पुरानी वाली यूज नहीं कर रहा था वो पढ़ के बेहोश। एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स उसने ये क्या कहना चाह, अरे यही कहना चाह रहे कि स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। फिर अब बोल रहे लोकल बॉडी में कैसे काम करता है। इधर देखो, लोकल बॉडी में लेजिस्लेटिव पावर होती है काउंसिल के पास, एग्जीक्यूटिव पावर होती है ऑफिसर्स के पास। बस एक बात, लेजिस्लेटिव पावर होती है काउंसिल के पास। ये काउंसिल क्या होती है सर? सुनिए, आपके वहां पे म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, आपके लोकेलिटी में म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए और म्युनिसिपल इलेक्शन में बच्चों फिर सब लोग जीत के उनकी एक काउंसिल बन जाती है। जितने भी लोग विनर्स होते हैं वो अपनी क्या बना लेते हैं? काउंसिल। तो कहते हैं जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास है और आपकी एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑफिसर्स के पास है। नो प्रॉब्लम। फिर क्या कहते हैं? जो रेगुलर मैटर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव विंग देखता है, जो स्पेशल मैटर्स हैं वो लेजिस्लेटिव विंग देखता है। मैं डिटेल पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ 3 लाइनों में लिखा गया है। नंबर 1, स्टेट और सेंटर पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग अलग होता है। लोकल बॉडी में भी जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है वो काउंसिल के पास होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑफिसर्स के पास होता है। जो रेगुलर मैटर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव देखता है, जो स्पेशल मैटर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव देखता है। इतनी बात लिखी है। पढ़ने का तरीका देखो बच्चों, पढ़ने का तरीका देखो। आप इन्हीं 3 लाइनों को अगर देखते ना एक नेगेटिविटी के साथ, पता नहीं भाई क्या क्या लिख दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत डिटेल में चले गए हैं, तो आपकी हालत खराब हो जाती। मैंने आपसे सिर्फ 3 बातें बोली है। स्टेट और सेंटर लेवल पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव क्लियरली डिमार्केटेड होता है। 1। दूसरी बात बच्चों मैंने आपको क्या बोली? दूसरी बात मैंने आपको ये बोली कि देखो भाई लोकल गवर्नमेंट के केस में लेजिस्लेटिव किसके पास होता है? काउंसिल के पास। एग्जीक्यूटिव किसके पास होता है? ऑफिसर के पास। सत्यप्रकाश नारा पढ़ लो। अच्छा जी। तीसरी बात बच्चों मैंने क्या बोली? तीसरी बात मैंने बोली कि भाई रेगुलर मैटर एग्जीक्यूटिव देखेगा और स्पेशल मैटर लेजिस्लेटिव देखेगा। बस बात खत्म। कोई दिक्कत परेशानी है तो अब नहीं? प्लेन इंग्लिश में लिख के आ सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, बिल्कुल लिख के आ सकते हैं सर। आइए जरा देखिए, एवरीवन बच्चों। फिर आपको रीडिंग करवा के फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल क्लियर है, सेकंड लाइन भी बिल्कुल क्लियर है, थर्ड लाइन में सिर्फ एग्जांपल देने हैं। कहते हैं जी जो भी रेगुलर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मैटर्स होते हैं वो किसको दे देते हैं? एग्जीक्यूटिव वालों को। जैसे कि बच्चों टैक्स कलेक्ट करना है, म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट करना है, एग्जीक्यूटिव वाला तुम कर लो। अच्छा, जो स्पेशल मैटर्स होंगे, अब स्पेशल मैटर कैसे होंगे? जैसे रिडक्शन इन प्रॉपर्टी टैक्स, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सब कौन करेंगे? वो सब बेटा लेजिस्लेटिव विंग वाले लोग करेंगे। कितना आसान। अब आप ये सोच के देखो प्लीज बच्चों, मैं हर टॉपिक के बाद आपको रियलाइज कराता हूं क्या ये टॉपिक्स छोड़ने बनते हैं? अगर एक बार आपके दिमाग में डल जाए तो परमानेंट याद रहेंगे आपको एग्जाम तक। रिवीजन वीडियो में एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज बोल दूंगा मैं। आखिरी पॉइंट, अकाउंटिंग सिस्टम। ये और मजाकिया बात है। क्या कहते हैं? म्युनिसिपल अकाउंटिंग सिस्टम बच्चों कन्वेंशनली किस पे चलता है? कैश बेसिस पे चलता है। कैश बेसिस तो समझते हैं ना आप लोग, पैसा आएगा जाएगा तभी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, लेकिन धीरे धीरे उसे एक्रूवल सिस्टम पे लाने की कोशिश की जा रही है। 2 वर्ड्स बात कर दी। अब तो
और मजाक, कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, रजिस्टर, वाउचर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स। पहले 4 बातें बोल दो, बाकी बातें पढ़ लेंगे। रजिस्टर, वाउचर, बीआरएस, रिपोर्ट्स, खत्म, टॉपिक खत्म। क्या बोला अकाउंटिंग सिस्टम फीचर के बारे में? जनरली बच्चों हम लोग कैसे कन्वेंशनली कैसे चल रहे हैं, कैश बेसिस पे, धीरे धीरे किस पे ला रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, रजिस्टर्स, वाउचर्स, बीआरएस, रिपोर्ट्स। बच्चे इन टॉपिक को छोड़ के क्यों जाते हैं? वो देख के डर जाते हैं बच्चों, देख के, हाय लोकल बॉडी, ये तो हो ही नहीं सकता हमसे। कैसी बातें कर रहे हो? अब इनको एक बार डिटेल में रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैश सिस्टम और अक्रूअल वाला तो क्लियर है ही। अब देखो अकाउंट्स में इनकी बेसिकली पूछ रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक। तो कहते हैं साहब हमारे पास एक रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, टैक्सेस के, एसेट्स के, चेक्स के। फिर सेपरेट वाउचर्स फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर मतलब कुछ नहीं बच्चों, समझ लो फॉर्म, चालान, डॉक्यूमेंटेशन, हर ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो टैक्स की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कोई और किसी तरह की इनकम की ट्रांजैक्शन है उसके, या कोई एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, सबके लिए सेपरेट वाउचर, सेपरेट चालान, सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होती है। कंपलसरी मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्या इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? भाई हर महीने कम बीआरएस बनानी होती है। अच्छा, देन उसके बाद सबमिशन ऑफ समरी रिपोर्ट्स ऑन पीरियोडिकल बेसिस। तो रिपोर्ट सबमिट होती है पीरियोडिकल बेसिस पे, किसको? टू डिफरेंट अथॉरिटीज एट रीजनल एंड स्टेट लेवल। खत्म बच्चों, टॉपिक बताओ मुझे खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन, कोई आपसे पूछ ले कि भाई लोकल बॉडी के आपने जो है फीचर्स बताने, आप क्या बोलोगे? कैसी कैसी बातें पूछ ली आपने। बजटरी प्रोसीजर पहले तो ये आएगा, कम ऑन। दूसरा क्या था, जल्दी बताते जाओ बेटा, आप लोग बताओ। बजटरी प्रोसीजर, दूसरा बताओ, एक्सपेंसेस की बात हो जाएगी। और तीसरा कि हमारे पास क्या नहीं, बजटरी प्रोसीजर के अंदर कहीं पहले बजटरी प्रोसीजर के बाद सेकंड पॉइंट बताओ क्या था। बजटरी प्रोसीजर के बाद सेकंड पॉइंट बताओ बेटा क्या था, कम ऑन एवरीवन। अब थर्ड पॉइंट बता दो जल्दी से, मैं सिर्फ आपकी बातें पढ़ रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? अकाउंटिंग सिस्टम आ गया। लो जी लो, तो बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, बात खत्म। अब बजटरी प्रोसीजर में लिखोगे क्या? कंटेंट अंदर का भी पता होना चाहिए। बजटरी प्रोसीजर किस लिए होता है बच्चों? अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, एंड आखिरी बात हम लोग बोलते हैं कि देखो जी फंड जो रेज हो रहे हैं, मनी जो स्पेंड हो रही है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो, एज पर सैंक्शन हो, सैंक्शन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड हो, कंप्लीट। एक्सपेंडिचर कंट्रोल में तो कुछ था ही नहीं, ये तो सबसे आसान। सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बच्चों क्लियर डिमार्केशन होती है। लोकल बॉडी लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जो काउंसिल होता है वो लेजिस्लेटिव होता है, जो ऑफिसर होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, जो रेगुलर मैटर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव देखता है, जो स्पेशल मैटर्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में रिडक्शन करनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड देना है, वो सब कौन करता है? वो सब आपका लेजिस्लेटिव विंग करता है। एंड आखिरी में जाते जाते बच्चों के अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो बहुत ही आसान था। अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग कन्वेंशनली किस पे चला रहे हैं, जल्दी बोलिए, कन्वेंशनली किस पे चला रहे हैं? कैश पे। अब किस पे धीरे धीरे आ रहे हैं? एक्रूवल पे। अकाउंटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? रजिस्टर मेंटेन होते हैं, वाउचर होते हैं, साथ साथ में आपका बीआरएस बनती है मंथली, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट दी लीस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? समरी रिपोर्ट्स बनाते हैं पीरियोडिकल बेसिस पे, एप्रोप्रिएट लेवल पे वो भेजते रहते हैं। दैट्स इट। इजी था। लीजिए बच्चों, हमारा लोकल बॉडी वाला टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। बस एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ, टाइप ऑफ ग्रांट्स, तो इसको जल्दी से पढ़ के खत्म कर देते, और फिर हम लोग बच्चों जो अपने गवर्नमेंट ऑडिट के बचे हुए टॉपिक्स है उनको कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स की बात करते हैं। 3 तरह के ग्रांट्स जो मिल सकते हैं लोकल बॉडी को: जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी। वैसे तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट क्योंकि आप लोगों ने कसम खा रखी है कि आप तो एक लाइन खुद भी पढ़ोगे नहीं, तो मैं ही पढ़ा देता हूँ। जनरल पर्पस बच्चों क्या है? सब्सटेंशियली ब्रिज द गैप बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडी। मतलब भाई लोकल बॉडी के पास पैसे कम है और उनकी नीड्स ज्यादा है, तो वो पहुंच जाती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि प्लीज हमें ग्रांट्स दे दो। तो गवर्नमेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो ग्रांट देती है, दैट इज जनरल पर्पस ग्रांट। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट कि भाई कुछ स्पेशली कोई डिस्पेंसरी बनानी है, कोई स्कूल बनवाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, तो उसके लिए स्पेशल पर्पस ग्रांट मिल जाते हैं। नाम से क्लियर है, विच आर टाइड टू द प्रोविजन ऑफ सर्टेन सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क, बेसिकली विच आर अटैच्ड विद पर्टिकुलर सर्विसेज एंड पर्टिकुलर टास्क। स्टैट्यूटरी और कॉम्पनसेटरी ग्रांट ये क्या होता है? बहुत सारे लॉज हैं जिसमें लोकल बॉडी को कॉम्पनसेशन दी जाती है। जैसे बच्चों जीएसटी का रूल क्या है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को लॉस होगा तो उसके लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बनाया गया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, लोकल बॉडीज को कॉम्पनसेट कर देंगे। तो सुनिए,
These grants under various enactment are given to local bodies as compensation on account of loss of any revenue or taking over a tax by state government or local from local government. तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया लोकल गवर्नमेंट से, यानी कि जिसपे हक था लोकल गवर्नमेंट का, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी ग्रांट्स जो है वो मिल सकते हैं। खत्म, टॉपिक खत्म बच्चों। मुझे बताइए लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0 to 10 के लेवल पे। 10 मतलब भाई साहब बहुत ही एकदम तोड़ू टॉपिक, ये तो हो ही नहीं सकता हमसे, और 0 मतलब ये क्या सचिन जैसा टॉपिक बनाया, बताइए। एवरेज आंसर है बच्चों 3, एवरेज आंसर है 3, और इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। 30 मिनट लगे बच्चों में टॉपिक कवर करने में। डन, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं। गवर्नमेंट ऑडिट में बच्चों मेन था हमारे पास एक ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से कवर किया है, बोलो हाँ कहना, यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब एक्सपेंडिचर शुरू होता है ना बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑडिट शुरू होता है, क्या हो गया है इस पेंसिल को, जब एक्सपेंडिचर ऑडिट शुरू होता है तो वहां पे बच्चों मैंने आप लोगों को एक ना अलग से टॉपिक दे रखा है जिसमें सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर ऑडिट वाले पॉइंट्स हैं वो कवर्ड है शॉर्ट में। ये देखा आपने यहाँ पे, ये मैंने क्यों दिया है, ये बच्चों मैंने इसलिए दिया है ताकि जब आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर बताओ जी कैसे होता है, तो आप लोग क्या लिख के आएंगे, उसका आंसर है। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ कहना। ओके, तो घबराना नहीं है, ये वही 5 पॉइंट्स है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर होगी तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ कहना। इसके बाद बच्चों हमने इनको डिटेल में कवर कर लिया है क्या, मुझे एक बार बताते जाइए, क्या हमने इनको डिटेल में कवर कर लिया है, बोल दो हाँ कहना। यस सर, यस सर, बिल्कुल हमने डिटेल में जो है वो कवर इनको यहां से कर लिया है। आइए अब बच्चों बहुत ही छुट्टू पुट्टू टॉपिक पे चलते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग बात करेंगे स्टोर्स, हाँ जी, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री की। ऐसे टॉपिक बच्चों मुझे जो लगता है कि बहुत ही आसान है, कायदे से होमवर्क होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, आप लोगों को होमवर्क नाम से क्या है बच्चों, सख्त सख्त नफरत है। तो इसलिए मैं होमवर्क ना देते हुए आप लोगों को यही पे बच्चों को कवर कराऊंगा और अच्छे अच्छे जो उसके लिए चार्ट्स बनाए हैं उससे मैं आपको कवर करा दूंगा। देखिए स्टोर्स इन्वेंट्री का आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, जब आप लोग गवर्नमेंट के इन्वेंट्री का ऑडिट करने जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, बस ये चीज जो है वो आपको बतानी है। राइट, एग्जाम में क्वेश्चंस कम आए हैं बट याद रखिए डायरेक्ट है, डायरेक्ट, इसलिए बच्चों उसको इग्नोर नहीं कर रहे। पॉइंटर्स में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑडिटर तुम गवर्नमेंट की स्टोर्स का, गवर्नमेंट की स्टॉक का, गवर्नमेंट की इन्वेंट्री का, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री का ऑडिट करने आए हो तो क्या क्या बातें लिखोगे। दीक्षा शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आज थोड़ी मेरी एनर्जी कम है तो तुम लोग सो जाओगे, ऐसे है, शर्म नहीं आई तुम लोगों को। आओ, सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने शॉर्ट में यहाँ पे हेडिंग बेसिस पे कवर कर दिए हैं आपके लिए इस चार्ट के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या ऑडिट करेंगे, रेगुलेशन कंप्लाइंस। रेगुलेशन कंप्लाइंस में क्या, अरे वही बात है भाई, क्या बच्चों परचेज करना एक एक्सपेंडिचर है, मुझे बताओ हाँ कहना, क्या परचेज करना एक एक्सपेंडिचर है, हाँ। और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता था भाई, रूल और रेगुलेशन से कंप्लाइंस होनी चाहिए कि नहीं, मुझे बता दो हाँ कहना। तो जितनी भी परचेजेस करी है, जितनी भी इन्वेंट्री खरीदी है, वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन खरीदी है या नहीं खरीदी है, ओके उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। देन सिस्टम डेफिशिएंसी, व्हाट इज सिस्टम डेफिशिएंसी, भाई इन्वेंट्री के कंट्रोल सिस्टम में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। तीसरा, परचेज सैंक्शन एंड इकोनॉमी। सैंक्शन वर्ड आगे बच्चों तो आप समझ गए, सैंक्शन का मतलब क्या, अप्रूवल, सारी परचेजेस प्रॉपर्ली सैंक्शन है या नहीं है। और इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई सबसे बेस्ट प्राइस पे खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है। पहले हेडिंग पढ़ाता हूं फिर याद कर लेंगे। प्राइस रीजनेबलनेस, बातें वही है, घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। व्हाट इज प्राइस रीजनेबलनेस, कि भाई प्राइस रीजनेबल थे कि नहीं थे, एज पर दी टर्म्स, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अनइकोनॉमिकल परचेजेस, फिर से घुमा फिरा के वही बात कि भाई अगर कोई भी अनइकोनॉमिकल परचेज हो, यानी जो चीज 50 की आ सकती थी 500 की खरीदी हो, तो ऑडिटर को वो हाईलाइट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अनइकोनॉमिकल परचेज बच्चों 2 तरीके से हो सकती है। नंबर 1 हाई प्राइस, नंबर 2 लो क्वालिटी। हाई प्राइस और लो क्वालिटी, या तो अपने सेम क्वालिटी को बहुत हाई प्राइस पे खरीदा है या अपने बहुत ही लो क्वालिटी की चीजें खरीद ली है। देन इन्वेंट्री एक्यूरेसी, हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेंट्री बैलेंस जो दिखा रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं। एक्सेस और आइडल इन्वेंट्री पड़ी है तो उसकी रिपोर्ट करो। एंड इन्वेंट्री बच्चों एक चीज तो जरूर आएगी क्या, वैल्यूएशन। तो लास्ट के 3 पॉइंट आपके कोर इन्वेंट्री से रिलेटेड।
इन्वेंट्री बैलेंस एक्यूरेट आ रहा है, एक्सेस इन्वेंट्री को रिपोर्ट करो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक कर लो। उससे पहले के पॉइंट्स अगर आप देखें, एक तो रेगुलेशन हो गया, सिस्टम डेफिशिएंसी, परचेज एंड सैंक्शन इकोनॉमी, ये तो रीजनेबलनेस और अनइकोनॉमिकल परचेज, सेम पॉइंट्स बच्चों। बोलिए हाँ कह रहे। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फिर से मैं तो ये आपको होमवर्क देना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है मुझे तुम्हारे ऊपर। होमवर्क का मतलब तुम क्या समझते हो? आउट ऑफ कोर्स, है ना। इसलिए बेटा मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करा दिया। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हैं, आप उनके स्टॉक्स एंड स्टोर्स को कैसे ऑडिट करने वाले हैं? सबसे पहले आपको पता है स्टॉक्स एंड स्टोर मतलब परचेजेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस में बच्चों सबसे पहले क्या देख रहे हैं? रेगुलेशन। डन। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों एक और, कि कोई भी इन्वेंट्री हो हमेशा उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वो सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं, उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। फिर तीनों एक जैसे पॉइंट, परचेज सैंक्शन इकोनॉमी, परचेज प्राइस रीजनेबलनेस एंड अनइकोनॉमिकल परचेजेस। फिर 3 इन्वेंट्री वाले पॉइंट, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, एक्सेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बताइए याद हो जाते हैं कि नहीं साथ साथ? सबसे पहले रेगुलेशन, उसके बाद सिस्टम, फिर 3 सेम पॉइंट आएंगे, परचेज सैंक्शन एंड इकोनॉमी, प्राइस रीजनेबलनेस एंड अनइकोनॉमिकल परचेजेस को हाईलाइट करने का है। और उसके बाद 3 इन्वेंट्री वाले, एक्यूरेसी, एक्सेस एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बताओ, इतने आसान टॉपिक बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद एक आधी बार ही आया है, लेकिन बच्चों याद रखिए डायरेक्ट है, डायरेक्ट। और ये टॉपिक फिर से बोल दो, आपको हो सकता है कई टीचर्स की बुक में मिले ही ना, कई बच्चे से कवर करके जाए ना। और मैं बोल रहा हूं, अगर बच्चों हमने इस पे कितनी देर लगाई है पता है? मुश्किल से 2-3 मिनट लगाए हैं। 2-3 मिनट में टॉपिक कवर हो रहा है हमारा। सर ऐसे 2-3 मिनट कर करके ना पूरा चैप्टर कवर करा देते हो, तो नलायक को फिर रिवीजन भी तो करा के देता हूं तुम्हें। और टॉपिक बताओ, आसान था या मुश्किल था? मुझे बताओ। बिल्कुल आसान था सर, आपने कराया तो आसान ही होगा। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक तो बच्चों और भी आसान है कि रिसीट्स का ऑडिट कैसे करेंगे। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रसीद यानी कि पैसा आ रहा है, उसका ऑडिट कैसे करेंगे। मैंने कहा लो फिर एक और चार्ट लो बेटा। एक बच्चा कह रहा है मुश्किल था। नालायक दुष्ट, अगर ये मुश्किल था तो फिर छोड़ो, लो भाई लो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते बच्चों। ऑडिट ऑफ रिसीट्स पे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? सिंपल सी बात है, याद है बच्चों, सबसे पहले हमने देखना था, हमने इनकम के बारे में एक बात और पढ़ी थी, कलेक्शन, असेसमेंट, एलोकेशन। पहला पॉइंट वहीं से उठा रखे हैं। रेवेन्यू एश्योरेंस, वेरीफाई करेक्ट असेसमेंट, रियलाइजेशन एंड क्रेडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज बाय अथॉरिटी। तो आप लोग इसको वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या सही होनी चाहिए? असेसमेंट, कलेक्शन और एलोकेशन। एसीए आसान, बोलो हाँ कहना। अच्छा दूसरा, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर एक्यूरेसी, चेक डिपार्टमेंट एजेंसीज हैव इफेक्टिव रेगुलेशन फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन। फिर वहीं पे अटके हुए असेसमेंट और कलेक्शन पे। तो यहां पे बोल रहे हैं कि असेसमेंट कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, असेसमेंट कलेक्शन एज पर रेगुलेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन, कहते हैं सिर्फ रेगुलेशन होनी नहीं चाहिए, उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जबरदस्ती की बात है तो कोई कौन सब्जेक्ट में पढ़ने बेटा? ऑडिट के सब्जेक्ट में। इर्रेगुलरिटी डिटेक्शन, कहते हैं कि भाई अब अगर रेगुलेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा तो इर्रेगुलरिटी आई होगी। हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो डिटेक्ट कर ले जब रेवेन्यू प्रॉपरली असेस्ड, कलेक्टेड और एलोकेटेड ना हो। ओके। और सिस्टम एंड प्रोसीजर रिव्यू, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है डिमांड का, कलेक्शन का, रिफंड का, ये प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता है। एक बार दोबारा से बेस वर्ड याद रखें, असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन। सबसे पहले तो आप एश्योर करो कि भाई साहब प्रॉपरली असेसमेंट, कलेक्शन और एलोकेशन हो रही है कि नहीं। फिर आप देखो कि भाई इनके पास प्रॉपर रेगुलेशन है इस बात के लिए कि नहीं, रेगुलेशन इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, कोई इरेगुलरिटी डिटेक्ट हुई क्या। और सिस्टम एंड प्रोसीजर को रिव्यू करो जिस सिस्टम के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ डिमांड, कलेक्शन, रिफंड एंड ड्यूज लेते हैं आप लोगों से, उस सिस्टम को आप लोग क्या कर लो, रिव्यू कर लो। ये था ऑडिट ऑफ रिसीट्स। इससे आसान टॉपिक बताओ बेटा मुझे। फिर से दोबारा से सिर्फ 3 वर्ड ध्यान रखें, असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन। आपने सबसे पहले देखना है कि भाई रेवेन्यू एश्योरेंस हो, कि भाई असेसमेंट, कलेक्शन और आपकी एलोकेशन प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। इनके लिए रेगुलेशन होनी चाहिए, रेगुलेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड होने चाहिए। कम ऑन, रेगुलेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड होने चाहिए। इरेगुलरिटीज हो तो वो डिटेक्ट हो जाए। इरेगुलरिटी डिटेक्ट कैसे होंगी बेटा? सिस्टम से। तो आपके सिस्टम को भी हम लोग एग्जामिन कर लेंगे, आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। सिस्टम का दूसरा वर्ड इंटरनल कंट्रोल, बेसिकली ढंग से काम कर रहा है या नहीं। इजी, आसान टॉपिक, बोलो आ जाओ जी। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बच्चों, वो भी बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। वो क्या है? ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। देख के घबराना मत, बिल्कुल भी देख के घबराना मत, कुछ भी नहीं है बच्चों इसके अंदर। ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स में पहली बात आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। कहते हैं जी गवर्नमेंट में 3 चीजें हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। अब हमको बता के क्या फायदा?
पहले तो लास्ट वाला क्लियर कर दो। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट बच्चों कौन सी एक्ट से देखा जाता है मुझे बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा, सीएजी बच्चों उसको ओवरसी भी करेगा। हम इसको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक अलग से आएगा सीएजी से रिलेटेड, अभी जस्ट लास्ट टॉपिक आएगा, हम इसको कवर कर लेंगे, राइट। फिर हमारे पास क्या आती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज। फिर हमारे पास क्या आती है? डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो। फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉर्पोरेशन क्या हो सकती है? जैसे कि एमटीएनएल, एमटीएनएल ये आपके लिए हो गई एक जो स्पेशल एक्ट से कोई बॉडी बनाई गई हो, स्पेशल एक्ट से कोई कॉर्पोरेशन बनाई गई हो, जैसे कि एलआईसी, राइट। तो ये सारी क्या होती है? राधिका मैंने तुमसे पहले बोल दिया है ना, हाँ जी। ये सारी बॉडीज क्या होती है बच्चों? ये सारी बन गई हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। डन, बोल दो। सर आईसीआई क्यों नहीं बोल रहे आप? क्योंकि बेटा इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, मोस्टली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, ग्रांट एटसेट्रा, एंड आई एम श्योर आईसीआई इज नॉट फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। एनीवेज चलिए, माय हम्बल पॉइंट इज कि देखो आपके पास जो है वो 3 तरह की गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है एज पर दिस टॉपिक। डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसके बाद हो सकती है स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉर्पोरेशन जिन्हें गवर्नमेंट फंड करती है, और तीसरी हो सकती है बच्चों गवर्नमेंट कंपनीज। इनके ऑडिट के बारे में बातचीत करनी है। हाँ जी, इनके किसके बारे में बातचीत करनी है? ऑडिट के बारे में बातचीत करनी है। पहले बताइए ये बातें क्लियर है आप लोगों को? एक बच्चे ने पूछा हु फाइनेंस आईसीआई। अरे यू फाइनेंस आईसीआई नालायको, यू। तुम्हारा वो रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म, आईटी, ओसीसी बैचेस, जीएमसीएस बैचेस, ये वो फलाना ढिमाका, मेंबर्स। मैं तो अपनी तरफ इशारा नहीं कर रहा, आई एम नॉट द मेंबर ऑफ आईसीआई, सॉरी। तो मेंबर्स ऑफ द आईसीआई फाइनेंस, स्टूडेंट्स ऑफ द आईसीआई फाइनेंस आईसीआई, स्टूडेंट्स ऑफ द आईसीआई फाइनेंस द पेपर चेकिंग ऑफ द आईसीआई, स्टूडेंट्स ऑफ द आईसीआई फाइनेंस द रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द आईसीआई। अब इसके अंदर तुम्हें जो डिटेल देनी थी मैंने दे दी, तुम्हें समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि पब्लिक एंटरप्राइज को हम लोग कितनी कैटेगरी से बांट सकते हैं? पब्लिक एंटरप्राइज कितनी कैटेगरी से बांट सकते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी बॉडी, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। डन डन, आ जाओ जी, आ जाओ। तुम लोग मेरी मेंबरशिप के पीछे क्यों पड़े हो? सर आप मेंबरशिप वापस ले सकते हो क्या? देखो भाई, मैंने ना फीस देनी बंद कर दी, तो उन्होंने चुपचाप मेरा नाम हटा दिया मेंबरशिप रजिस्टर से, ठीक है। मैंने चिट्ठी भी लिख के भेज दी थी, हमें चाहिए नहीं मेंबरशिप आपकी, उन्होंने नाम भी हटा दिया मेरा। अब क्या होगा? जब मेंबरशिप वापस लेनी होगी, फीस दे देंगे, मेंबरशिप आ जाएगी। कोई मेरे सीए फाइनल का रिजल्ट तो आज भी मेरे साथ ही है। मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना, आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2010 अटेम्प्ट एंड द रिजल्ट केम ऑन 11 जनवरी 2011 एट 11:30 AM। इसमें तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, मार्कशीट लेके घूम रहे हम साथ में। बस यही तो नहीं बोल सकते आई एम नॉट चार्टर्ड, ये तो नहीं बोल सकते कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए लगाना नहीं मुझे नाम के आगे अपने, आपने देखा होगा मैं हर जगह से रिमूव कर चुका हूँ। एनीवेज, कहीं लगाओ मिल जाए तो भाई उसके लिए माफी, पहले ही बोल के चल रहा हूँ। कई बार कहीं जगह में जाता हूँ वो लोग लगा देते कि नाम के आगे सीए लगा देते, तो मैं उनको खुद ही मना करता हूँ, मत लगाया करो भाई मेरे नाम के आगे सीए। एनीवेज, अब ठीक है, शांति पड़ गई। 3 तरह की कैटेगरीज बताओ भाई साहब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अब एक बार बच्चों मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को रीड करो, ये जो ऑडिट वाली बातें लिखी हुई है, और फिर मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स देता हूं। जल्दी से रीड कर लो इस टॉपिक को, फास्ट रीड कर लो बेटा, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, फास्ट रीड करो। बस क्लास खत्म होने वाली है, रीड तो कर लो उसको दोस्तों। लास्ट वाला पॉइंट मत पढ़ना, छोड़ देना लास्ट वाला पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी वाला। क्यों छुड़वा रहा हूं बताता हूँ। डन, ध्यान से देखे बच्चों, क्या ही बताया इन्होंने इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं बताया है। कहते जी डिपार्टमेंट एंटरप्राइज को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करें। स्टैट्यूटरी बॉडी का ऑडिट जो है वो कौन कंडक्ट कराएगा? C&AG कंडक्ट कराएगा। फंक्शन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क यूजुअली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड। थर्ड पॉइंट मैंने आपको छुड़वा दिया, क्यों? क्योंकि बेटा उसका डिटेल टॉपिक अभी हमारे पास है, तो थर्ड पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इसके बच्चों में एक बात आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी।
आपको बस याद रखना है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जिनको कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकती है, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनका ऑडिट भी जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जैसे ऑडिट होता है वैसे होगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ऑडिट जो है बच्चों कैसे होने वाला है, C&AG कराएगा। जनरली जो प्रोफेशनल ऑडिटर्स नॉर्म्स फॉलो करते हैं वही नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। थर्ड कैटेगरी गवर्नमेंट कंपनी, मैंने आपको क्यों छुड़वा दिया बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी यहां पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कंपनी को लेके ऑडिट के स्पेशल नॉर्म्स जो है वो क्या क्या है। डन, बोलिए। कैटेगरीज याद रख लेंगे, कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो अकाउंट मेंटेन करती है, यस सर, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड आपकी गवर्नमेंट कंपनीज। अगर इनके बारे में लिखना पड़ जाए तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज जो क्या कर रही है, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस कर रही है, सेम लॉ, फाइनेंशियल एंड अदर रेगुलेशन एज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। इनका ऑडिट कैसे होगा, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेशन क्रेडिटेड बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स का मतलब लॉ, मोस्टली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, ग्रांट एटसेट्रा। इनका ऑडिट कैसे होता है, C&AG करवाता है, प्रोफेशनल ऑडिटर वाली अप्रोच अपनाई जाती है। गवर्नमेंट कंपनी सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इनका ऑडिटर कैसे होता है, इनका ऑडिट कैसे होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है। डन, हम उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह में नहीं जा रहे, हमें बच्चों सिर्फ ये 3 बातें पढ़ाने को बोली गई है आपको, 143(5), 143(6) एंड 139(7), जो मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। इट शुड बी 143 सबसेक्शन 7, बट ICAI ने 139 सबसेक्शन 7 लिख के दिया है और सब टीचर्स ने अपनी बुक में 139(7) ही लिखा है। इसे बोलते डर, खौफ, राइट। प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 7 है जो टेस्ट ऑडिट से डील करता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 139 सबसेक्शन 7 शायद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से डील करता है, तो उसके डर के मारे इन्होंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, आ जाओ हम लोग शांति से पढ़ लेंगे। सबसे पहले बच्चों 143 सबसेक्शन 5 में आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल सिंपल, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG अपॉइंट करता है ऑडिटर को और वो डायरेक्ट कर सकता है ऑडिटर को कि आपने ऑडिट जो है वो कैसे करना है। सिंपल सी बात। कैन CAG गिव डायरेक्शन टू द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? यस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी CAG अपॉइंट करता है ऑडिटर को एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इज दैट क्लियर? और इसके बदले जो ऑडिटर है वो एक कॉपी अपनी ऑडिट रिपोर्ट की CAG को देगा जिसमें वो मेंशन करेगा मुझे डायरेक्शंस क्या मिली थी, मैंने एक्शन क्या लिया, उसका इंपैक्ट क्या आया। Number 1, CAG can direct the auditor of a government company the manner in which the audit should be conducted. Number 2, the auditor will give report to the CAG the direction, the action and the impact. ये सारी बातें आपने लॉ में पढ़ी होंगी, आई होप ऐसा है, बोल दो हाँ करा। लीजिए, फर्स्ट पॉइंट कवर्ड, सप्लीमेंट्री ऑडिट बच्चों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 60 डेज वाली बात याद रखिएगा। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, CAG ने डायरेक्शन दी थी ऑडिटर को, द मैनर इन विच द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, मैंने एक्शन क्या लिया, इसका इंपैक्ट क्या आया। अब विदिन 60 डेज ऑफ दैट रिपोर्ट, विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, CAG चाहे तो बच्चों क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब यही कि जिस चीज का ऑडिट पहले हो चुका है उसका अलग से ऑडिट जो है वो CAG दोबारा से करवा सकता है अगर CAG सेटिस्फाइड नहीं है रिपोर्ट से। इधर देखिए, तो conduct a supplementary audit of the financial statement of the company by such person as he may authorize, and for the purpose of such audit require information and additional information to be furnished to any person so authorized in such form as the CAG direct. In simple words, CAG can direct the conduct of supplementary audit within 60 days of the date of receipt of the audit. और ध्यान सुनिए बच्चों, वो उस ऑडिट के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो भी दिलवा सकता है। ओके, उम्मीद करता हूं लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको एक ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूं मैं। एंड फाइनली अगर बच्चों CAG कोई कमेंट देता है या फिर सप्लीमेंट्री जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है, राइट, एनी कमेंट्स गिवन बाय CAG अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट, ये जो आपका कमेंट है और जो आपकी सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है टू सेंड इट टू एवरी पर्सन जिसके पास क्या पहुंची थी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज पर पहुंची थी, और साथ साथ में AG में भी CAG का कमेंट और CAG की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रखी जाएगी मेंबर्स के सामने। डन, बोलो हाँ करा। लीजिए बच्चों, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री ऑडिट। जनरली बच्चों सप्लीमेंट्री ऑडिट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं होता है, ये हो सकता है कि जैसे कि CAG बोले भाई इनके रेवेन्यू में मुझे दिक्कत नजर आ रही है तो रेवेन्यू का सप्लीमेंट्री ऑडिट करो। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ करा। ओके, तो
तो फिर से सप्लीमेंट्री ऑडिट बच्चों कौन करवा सकता है? सीएजी करवा सकता है। कब? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सीएजी कमेंट भी कर सकता है, सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है, राइट। और उस सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने के लिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फर्निश करवा सकता है उस व्यक्ति को जिसको उसने ऑथराइज किया है। ओके, तो कमेंट एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब याद रखिए, वो जो कमेंट और वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कंपनी की? कि भाई वो उसको हर उस व्यक्ति के पास भेजे जिसके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई है, और साथ साथ में उसे एजी में भी रखा जाए। डन, बोलिए। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट ऑडिट बच्चों क्या होता है? टेस्ट ऑडिट, ये आप लोग करके बताओगे मुझे टेस्ट ऑडिट क्या होता है? नहीं सर, आप ही बता दो, हमने तो लॉ में पढ़ा हुआ है। अच्छा सच बताओ, लॉ वाले सर ने क्या समझाया था टेस्ट ऑडिट में? याद है किसी को? बताओ बताओ। पढ़ाया ही नहीं? क्यों, क्या बोला? ऑडिट वाले सर पढ़ाएंगे, टॉपिक ही नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, एज सच मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है टेस्ट ऑडिट का, बट जो मुझे समझ आया, टेस्ट ऑडिट इज लाइक कि सीएजी चाहे तो भाई साहब किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को उठा के, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसने जो है एक बहुत महंगा इक्विपमेंट बाय किया है, राइट। तो उस महंगे इक्विपमेंट की ट्रांजैक्शन को उठा के सीएजी चाहे तो उसका क्या करवा सकता है? टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। देखिए, CAG in case of government company or government order controlled company, if he consider necessary by an order, cause test audit to be conducted of the accounts of such company and the provision of 19A कौन से सेक्शन का, कौन से एक्ट का? वही हमारा CAG DPCS याद है, ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 shall apply to report of such test audit। मेरे को तो यही समझ आता है कि भाई सीएजी चाहे तो क्या कर सकता है? सीएजी चाहे तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, एक पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का भी दोबारा से जो है वो ऑडिट करवा सकता है। उसे हम लोग बोलेंगे क्या? कम ऑन टेल मी, टेस्ट ऑडिट। आप बोलोगे टेस्ट और सप्लीमेंट्री में फर्क क्या है? तो मुझे जो समझ आता है बच्चों, मेरी लिमिटेड नॉलेज में जो मुझे समझ आता है, सप्लीमेंट्री इज लाइक आप एक पूरा एरिया उठा लेते हो, एक बड़ा ब्रॉड एरिया उठा लेते हो अपॉन द रिसीविंग ऑफ रिपोर्ट, राइट। और टेस्ट ऑडिट जो है आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का भी करवा सकते हो, इसमें रिपोर्ट की रिसीविंग जरूरी नहीं है। सीएजी की नजर पड़ती है किसी ट्रांजैक्शन पे तो वो उसका खुद क्या करवा सकता है? टेस्ट ऑडिट जो है वो करवा सकता है। दैट्स इट, डन। आ जाइए। देन लास्ट छोटी सी लाइन है, जल्दी से रीड कर देता हूं आपके लिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना है? सबमिट करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट। किसको बेटा? सीएजी को। सीएजी के पास राइट है कमेंट करने का और सप्लीमेंट करने का। सिंपल, डन। ये हमने बात पहले भी पढ़ ली। सेक्शन 134 ये बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है? एक एक्सप्लेनेशन देनी है, कमेंट्स देनी है ऑन एवरी रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर कंटेन इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हुआ है जिससे ऑडिटर नाराज है या जो सही नहीं हो रहा था, तो बीओडी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे एक्सप्लेन करे। इन द एब्सेंस ऑफ सिमिलर प्रोविजन रिक्वायरिंग द कंपनी टू गिव रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशन मेड बाय द CNAG, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कमेंट्स। तो लीजिए, कहना की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है तो ये मजाक की बात, ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई बात इन द एब्सेंस ऑफ सिमिलर प्रोविजन रिक्वायरिंग कंपनी टू गिव रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशन मेड बाय CNAG, बोर्ड को सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में CNAG के किसी कमेंट पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत एज सच नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो अच्छी कंपनी होगी, बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी होगी, वो ऐसा करेगी नहीं। ये लॉ की लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एंड आई होप आप लोग समझते हैं लॉ की लिटरल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ बच्चों लॉ का मोटिव समझना भी जरूरी है। अगर सीएजी किसी बात पे कमेंट कर रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि भाई मेरी कंपनी उस बात पे जरूर एक्सप्लेन करे कि सीएजी ने इस पे कमेंट किया है, आपके एक्सप्लेनेशन किया है। बट यहाँ पे सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई 134 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क है ऑडिटर का या डिस्क्लेमर है ऑडिट रिपोर्ट में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेनेशन देनी है, राइट। देन बट कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सिमिलर प्रोविजन रिक्वायरिंग कंपनी टू गिव रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशन मेड बाय CNAG, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच कमेंट्स। हम तो यही लिख के आएंगे जो आईसीआई ने बताया है। डन, बोलिए। लीजिए बच्चों, ये गवर्नमेंट कंपनी का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। 4 लाइन आपके पढ़ने के लिए दे रहा हूं, ये बॉक्स वाली, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये तो कर सकते हैं, ओके। चलो जी, ये बात हो गई हमारी गवर्नमेंट ऑडिट की। यहां पे बच्चों रोल ऑफ CNAG में आई होप सबको क्लैरिटी है। 143 सबसेक्शन 5 में CAG के पास पावर है। क्या CAG के पास पावर है? CAG डायरेक्शन दे सकता है, और जब CAG डायरेक्शन देगा तो बेटा जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट देगा CAG को, उसमें डायरेक्शन, एक्शन और इंपैक्ट बताएगा। 143 सबसेक्शन 6 में CAG के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है या कमेंट कर सकता है विद इन
60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट। उसने सप्लीमेंट्री ऑडिट किया है या कमेंट करवाया है तो याद रखिएगा बच्चों, इस केस में हर व्यक्ति को जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली थी उसके पास वो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट और साथ साथ में सीएजी का कमेंट भी जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और जैसे कि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं, वैसे वहां पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सीएजी का कमेंट और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जानी चाहिए। टेस्ट ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो सीएजी के पास पावर है कि सीएजी को अगर लगता है नेसेसरी तो वो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी एंड उस पे सीएजी डीपीसीएस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये सेक्शन एक्शन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जनरली स्पीकिंग बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी डिस्क्लेमर, कोई भी एडवर्स कमेंट, क्वालिफिकेशन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसे एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन ऐसे प्रोविजन जो है वो नहीं दे रखे हैं रिक्वायरिंग द कंपनी टू गिव रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशन मेड बाय सीएजी, तो बीओडी इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच कमेंट्स। डन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आपके सिलेबस से हट गया है क्या? मुझे बताइए एक बार। न्यू कोर्स में हट गया? बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलिए दैट्स इट बच्चों। ये हमारा यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। मुबारक हो। अब जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज मेरे साथ